नाम था राम अंजोर तिवारी। लेकिन छोटपन में ही समोरिया लड़कों के ये काका लगते थे। छोटे लड़कों के साथ साथ बड़े बूढ़े भी इनको काका कहने लगे। धीरे धीरे गांव भर इनको काका ही कहने लगा। बाप के इकलौते होने से दुलरुबा हो गए। इस दुलार ने इनको आगे चलकर सहका दिया। जवानी में ब्याह के पहले गांव की परगसिया मलाहिन से इनका मन लग गया था। रात में उसे पेड़ से तोड़कर जामुन दिया करते थे। एक रात पेड़ से उतरते समय फिसल गए। बाएं पैर में ऐसी मोच आई कि टांग पूरी तरह सीधी न हुई और चाल में भी थोड़ी सी हचक आ गई। तब से काका के ब्याह के लिए इनके बाप को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। देखन हरू आते, लौट जाते। बड़ी घेर घार के बाद एक जगह ब्याह तय हुआ, बेहद गरीब घर में। बहू आई तो काका रम गए। 5 साल के बाद माँ बाप चल बसे। काका और काकी अकेले रह गए। ब्याह के 7 वर्ष तक कोई संतान न हुई तो काका काकी बेहद दुखी रहने लगे। सबसे निकट के थे चंदन और ओंकार। काका को लोगों ने सुझाया कि इतने निकट से टूअर बच्चों के रहते घर क्यों सूना रखती हो। बात सूझ गई। काकी ने चंदन ओंकार को अपने घर में कर लिया। तब चंदन 9 वर्ष का था और ओंकार 14 का। घर में तब थोड़ी सी चहल पहल आई, लेकिन 2 वर्ष बाद काकी भी चल बसी। काका और भी उदासी तथा अकेलेपन का अनुभव करने लगे। किंतु चंदन ओंकार दोनों भाई स्वभाव के इतने मधुर थे कि काका का मन उखड़ न पाया। इन्हीं के साथ ये बच गए। रूपा आई तो उसने हफ्ते भर के भीतर ही बहुरिया का बाना उतार दिया। घर को लीप पोत, इधर उधर फैली हुई चीजों को सरिहाक दिया। भंडार घर में माटी के पड़े हुए बेकार से बेकार कूड़े, भांडे और हांडियां बाहर फेंक दी। घर का अनाज पानी तथा पर पवनी की लेन देन महीने भर के भीतर ही समझ गई। गृहस्थी में राह दिखाने वाली कोई बूढ़ी औरत तो थी नहीं, किंतु महीने भर के भीतर सारी गृहस्थी उसने कब्जे में कर ली। काका ओंकार और चंदन के मन में उल्लास समा गया। किंतु अब काका के बेपरवाही से घर में आने में रोक लग गई। दहरी पर आते ही उन्हें खास बोल लेना पड़ता। भोजन के समय चौके में बैठते ही ढंग से परसी हुई थाली आगे आ जाती। जलपान के समय जलपान, नए नए व्यंजन और नई नई खाने की चीजें मिलने से भोजन की रुचि बदलने लगी। तीनों मर्दों की दिनचर्या ही बदल गई। सभी तन मन से खेती में जुटे। काका खंड में माल गोरू संभालने लगे। चंदन और ओंकार खेती में जुटे। पहले जो खेत बंदोबस्त होते थे वे अब निज की जोत में आ गए। काका का हिस्सा शामिल हो जाने से एक हल की खेती 2 की हो गई। बाहर ओंकार और चंदन ने और भीतर रूपा ने वर्षों से इस उजड़ी वीरान गृहस्थी को नए सिरे से बसाकर हरा भरा कर दिया। एक बढ़िया गाय और 2 बैल द्वार पर बंध गए। काका को इधर उधर घूमने की फुर्सत कम मिलने लगी तो भीतर से कुछ व्यग्र रहने लगे। किंतु घर की व्यस्तता के सुख ने उन्हें भटकने न दिया। नियम से सवेरे, दोपहर और रात को जलपान और भोजन को आते। देर होने पर कभी कभी भीतर से रूपा भी टोक देती, इसलिए काका डरते रहते। एक दिन बाहर से दतुअन करने घर चले आए। घर के पीछे कुएं की जगत पर दतुअन करने बैठ गए। सवेरे पानी भरने वाली भीड़ का झोंका तो परता गया था, लेकिन जगत भीगकर चारों ओर से पिचपिचा गई थी। कुएं पर रामकलिया की विधवा महतारी पानी भर रही थी। उसकी ओर मुंह करके जगत की कोर पर बैठते हुए काका बोले, कहो रामकली की महतारी। का है तिवारी जी? कामकारेन कुछ शंकित हो दबे स्वर में बोली, 45-50 की अवस्था हुई, इतना जांगर अब किसके लिए पीटती है? जांगर में जोर है तो सभी पूछते हैं पंडित जी, देह न चले तो पेट कैसे भरे? बेटी दामाद तो अपने ही पास क्यों नहीं रख लेती? मांग में सेनूर पड़ जाने के बाद बेटी पर कौन जोर रहता है तिवारी जी? हमारे पास धरा ही क्या है कि उसकी लालच में दामाद अपना गांव छोड़कर यहाँ बसने आएगा।
अच्छा, पूजू अहिर के घर का क्या हाल है? काका ने दूसरी बात छेड़ दी। पूजू का हाल क्या बताऊं तिवारी जी। बेटा पतूहू अलग हो गए, बेचारे की दुर्गति हो रही है। अभी तो देह में बल है, जांगर चलता है, राम जाने आगे क्या हो। काका चारों ओर ताक कर बोले, हमारी एक सलाह है रामकली की महतारी। कौन सलाह तिवारी जी? काका दतुअन चीर कर जीभ छीलने लगे, फिर कुल्ला करके सिर पर बंधे अंगूछे से मुंह पहुंचते हुए बोले, पूजू 50 का हुआ होगा, तुम 45 की। तुम राण, वो भी रणुआ। तुम पूजू के घर बैठ जाओ तो कैसा रहेगा? आपस में पटे भी, दोनों के बाकी दिन भी चैन से कट जाएं। काका की बात पूरी भी न हो पाई थी कि कहारिन गरज पड़ी, ए लंगड़ू, इसी नियत से तुम्हारी मेहरारू मर गई, औलाद का मुंह तक देखने को नहीं मिला। जैसे अपने धर्म की चिंता नहीं, वैसे दूसरे का भी धर्म लेना चाहते हो। इसमें बिगड़ने की क्या बात है? मेरी बात तो सुनो। खबरदार, आगे बोले तो इसी डोल से तुम्हारा कपाड़ फोड़ दूंगी। कहारिन का गरजना सुनकर कुएं पर भीड़ जुटने लगी, तो लोटा डोर उठाकर काका धीरे से वहां से जामुन वाली परती की ओर खिसक गए। लोगों ने कमकरिन से कारण पूछा तो बोली, कुछ नहीं, पपिया लंगड़ुआ का दिमाग फिर गया है। ऊंचे न पूछे, मैं दुल्हा की चाची, सलाह देता फिरता है। रूपा के पेट में बच्चा आया, 7 महीने बीत गए तो उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। घर का काम संभालने, रसोई पानी के लिए किसी एक औरत की जरूरत पड़ी, किंतु इस घर में रूपा के सिवा दूसरी औरत थी ही कौन? पड़ोस की बड़ी बूढ़ी औरतों की सलाह तो मिल जाती थी, किंतु गृहस्थी के कामों में बड़ी अड़चन पड़ने लगी। रूपा का चौबे छपरा जाना इतने दिनों के लिए संभव न था। गृहस्थी में बंझ जाने के कारण वो घर से हटना नहीं चाहती थी। महीने भर में कटिया शुरू होने वाली थी। अंत में रूपा ने ओंकार के सामने गुंजा को बुलवाने की बात रखी। बड़ी बहन की ससुराल छोटी बहन कैसे आएगी? ओंकार ने कहा। इसमें हर्ज क्या है? रूपा बोली, ऐसा कभी हमारे घरन में चलन न था। जो काम कभी घर में न हुआ हो, अब होगा ही नहीं। रूपा कुछ अचरज से बोली, इसमें कोई खराबी तो है नहीं। छोटी बहन बड़ी बहन के पास ही तो जाती है, दूसरा संभालने वाला नहीं है तो क्या किया जाए? जहां काम निकले वहां लकीर के फकीर बनने से नुकसान के सिवा फायदा तो नहीं होता। काका को समझाओ, वो मान जाएं तो चंदन के हाथ बाबू के नाम एक चिट्ठी भेज दो। बात काका के कान में पड़ी। वो तो जैसे पहले से ही तैयार बैठे थे। सोचता हूं कि चंदन के हाथ वैद्य जी को एक चिट्ठी भेजी जाए, पहले कुछ जवाब तो मिले। तो भेज दो। काका राजी हो गए। रूपा ने चंदन से ही चिट्ठी लिखवाई और दूसरे दिन भोर में ही चंदन को चौबे छपरा के लिए विदा कर दिया। चंदन चौबे छपरा पहुंचा तो दिन के 10 बज गए थे। फागुन का पहला पखवाड़ा लगा था। घाम में गर्मी बढ़ जाने से प्यास भी बढ़ने लगी थी। घर के बाहर फूस की पलानी में न बैठकर चंदन घर में घुस गया। निकसार से भीतर घुसते ही देखा किसी लड़की के साथ गुंजा ओखल में गेहूं कूट रही थी। देह पर का आंचल अस्त व्यस्त था। दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ मूसल नीचे गिराने से ऊपर उठा कि दरवाजे से घुसते चंदन पर निगाह पड़ गई। ऊपर से ओखल में गिरने वाला मूसल जल्दी से दूसरी लड़की के मूसल से लड़ गया। ठक की आवाज हुई और गुंजा मूसल दीवार पर टेक फुर्ती से आंचल ठीक कर घर के भीतर भागी। महतारी ओरियानी की छांव में कचरी निकिया रही थी। पास जाकर बोली, माई, चंदन आए हैं। वैद्य जी की पत्नी ने निकसार की ओर आंखें घुमाई तो देखा चंदन खड़ा था। आओ आओ बचवा, अपने घर में लजाते क्यों हो? चंदन पास पहुंचा तो बगल में खड़ी हुई बंसखट बिछाती हुई गुंजा बोली, बैठो। अरे बड़ी पागल है, तेरी बहन का देवर है, निखरे बिठाएगी। घर में से दरी चादर तो ले आ। नहीं, ऐसे ही ठीक है, कहता हुआ चंदन उस छोटी सी बंसखट पर बैठ गया। पैर में कपड़े के जूते थे, लेकिन घुटने तक राह की धूल चढ़ गई थी।
राह में धूल उड़ाते आए हो का, या राह चलने भी नहीं आता? धूल से तो गोड़ भर गए हैं। गुंजा बोली। गुंजा की माँ ने टोका, खड़ी खड़ी बतकूचन करेगी कि कुछ रस पानी भी लाएगी? हाँ, मुझे प्यास लगी है। जा जा, जल्दी जा, इनार से टटका पानी खींच ला और रस बना। जाती हूँ, पहले बहिना का समाचार बता दो। गुंजा ने हट किया। नहीं, पहले टटका पानी ले आओ। चंदन ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अब गुंजा पर मेहतारी की डांट पड़ी। 14 की हुई, तनिक भी बुद्धि नहीं आई, हर घड़ी लड़कपन। चंदन को घूरती हुई गुंजा आंगन में पड़ी हुई डोर बाल्टी उठाकर बाहर निकल गई। लौट कर आई तो देखा माँ भीतर घर में है। मौका मिला तो बाल्टी में से एक चुल्लू पानी चंदन पर उछाल दिया। चंदन ने गुंजा को घूर कर सिर हिलाया। ले, रस बना दे। भीतर से डलिया में चीनी लाकर खाट के पास रखती हुई माँ बोली और स्वयं सामने के घर से निकालने चली गई। लोटे में चीनी घोलती हुई गुंजा बोली, कैसे आए हो? विदाई कराने। चंदन ने कहा। विदाई कराने? गुंजा कुछ समझने की कोशिश करती हुई बोली। किसकी? ससुराल में किसकी विदाई कराने जाते हैं? बक। गुंजा कुछ लजाकर मुस्कुराने लगी। तब तक मेहतारी आ गई। बोली, बलिहार जाएगी? बलिहार? गुंजा कुछ अचरज से बोली। बलिहार क्या? ले, बहिना की चिट्ठी पढ़ ले। गुंजा मेहतारी के हाथ से जल्दी से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगी। पढ़ चुकने पर चंदन की ओर देखा तो वो बोला, मैंने क्या कहा था, हमारी बात तो तुम पतियाती ही नहीं। चल, चंदन को खिला पिलाकर बाबू आते हैं तो पूछ के बलिहार जाने की तैयारी कर। आंगन में ओरियानी के नीचे वाले चूल्हे को लीप पोत कर गुंजा रसोई बनाने लगी और माँ चंदन से रूपा का समाचार विस्तार पूर्वक पूछने लगी। घर गृहस्थी कैसी चल रही है, अनाज की उपज पहले से कैसी है, काका घर में कैसे चल रहे हैं, घर में कभी अमनख तो नहीं हुआ, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद मेहतारी गुंजा को साथ में देने के लिए सामान तैयार करने लगी। चंदन उसी बंसखट पर दीवार के सहारे उठंग गया। नींद आ गई, नाक खर खर बजने लगी। रसोई हो गई तो गुंजा ने माँ को बताया और फिर चंदन को जगाने गई। चंदन को बड़ी जल्दी गहरी नींद आ जाती थी। पीठ टेकने को जगह मिली नहीं कि नींद आई और नाक बजने लगी। पास खड़ी हो गुंजा ने 2-3 बार चंदन को पुकारा, लेकिन चंदन की नाक पूर्वतया बजती रही। न जाने इतनी ऊँघाई क्यों आती है, ब्याह में आए थे तब भी यही हाल था, लगता है भांग का गोला चढ़ाए रखते हैं। गुंजा बोली। चंदन देह तोड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। गुंजा ने लोटे का पानी हाथ में थमा दिया। आंगन की मोरी पर मुंह हाथ धोकर चूल्हे के पास पड़े हुए पीढ़े पर चंदन बैठ गया। गुंजा रोटी सेकने लगी। माँ परची हुई थाली में गुंजा के हाथ से सिकी रोटी चंदन की थाली में डालने लगी। तभी वैद्य जी आ गए। गुंजा से चंदन की थाली में रोटी डालने को कहती हुई माँ उठ गई। वैद्य जी ने चंदन को देखा तो कुछ घबरा कर पूछा, अरे कब आए, कुशल तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है, अभी थोड़ी देर हुए आए, रूपा की चिट्ठी आई है। वैद्य जी की पत्नी ने कहा, क्या लिखा है? पहले कपड़ा उतारो फिर चिट्ठी पढ़ लेना, समाचार सब ठीक है। गुंजा की माँ के चेहरे पर खुशी का भाव उभर आया। वैद्य जी बाहर के ओसारे वाली अपनी कोठरी में मिर्जई उतारने चले गए। चंदन खाकर उठने लगा तो गुंजा ने उसके दोनों कंधे दबाकर पीढ़े पर बिठा दिया और चट से थोड़ा सा भात और घी वाली कटोरी में दाल मिलाकर चंदन की थाली में उलट दिया। खाना खाकर चंदन हाथ धोने उठ गया। वैद्य जी कपड़े बदल निकसार में पड़ी चौकी पर आ बैठे। गुंजा, उसकी माँ और चंदन तीनों उनके पास आ गए। वैद्य जी ने चंदन को अपने पास चौकी पर बैठा लिया। गुंजा और उसकी माँ नीचे धरती पर बैठ गईं। गुंजा की माँ ने चिट्ठी वैद्य जी के आगे रख दी। चिट्ठी पढ़कर वैद्य जी ने पत्नी की ओर देखा। पत्नी चुप रहीं तो बोले, क्या सोचा है? हमको सोचना क्या है,
तो हमें सोचना है। रसोई, पानी, घर के काम का हाल तुम जानती हो, सोचूंगा मैं। ये सब तो चल ही जाएगा। गुंजा से भी पूछो, जाना तो इसी को है। सामने ही तो बैठी है, चिट्ठी भी पढ़ ली है, तुम भी पूछ लो। वैद्य जी की पत्नी बोली। क्यों गुंजा, बलिहार जाओगी? भेजोगे तो क्यों नहीं जाऊंगी, गुंजा बोली। इधर निश्चय हुआ। उधर गुंजा की सखियों और उनके घरों में बात फूटी कि गुंजा बहिनौरे जा रही है। तब से सांझ तक गुंजा की सखी सहेलर उसे घेरे रहीं। सांझ को दरवाजे पर बैलगाड़ी आ गई। आंगन सखी सलेहर और नई भौजाइयों से भर गया था। गुंजा जब बाहर गाड़ी पर चढ़ने लगी तो एक भौजाई बोली, ससुराल जा रही हो? बक। बैलगाड़ी के बीच में बाजार में बिकने के लिए 4-5 बोरों में चावल दाल रखे थे। आगे की ओर गाड़ीवान के पीछे गांव का बनिया बैठा था। बोरों के बाद में पीछे की तरफ गुंजा बैठ गई। चंदन पैदल चला। संग में कुछ दूर पहुंचाने को वैद्य जी चले। बबुआ, तुम भी बैठ जाओ, गाड़ी आगे की ओर ओलार है, गाड़ीवान ने कहा। चलो गांव के बाहर निकलो तो मैं भी बैठ जाऊंगा, चंदन ने कहा। गांव के बाहर तक गाड़ी पहुंचाकर वैद्य जी लौटने लगे तो उनके पैर छू चंदन भी गुंजा की बगल में बैलगाड़ी पर बैठ गया। सूर्यास्त होने में लगभग 2 घंटे की देर थी। चौबे छपरा के बाद पेरौटा के लिए जहां से राह मुड़ती थी, वहां से बलिहार लगभग कोस भर पड़ता था। पैदल चलना हो तो उस राह को छोड़कर बलिहार के लिए तिरछी पगडंडी गई थी, जिससे दूरी भी कम हो जाती थी और समय भी कम लगता था। किंतु जाना खेतों की मेड़ों से पड़ता था। खेत पके होने से मेड़ों पर लटकी हुई गेहूं जौ की बालियों के टुंडे पैरों में चुभते थे, इसलिए लोग छवरी से ही जाना अधिक पसंद करते थे। चंदन चाहता था कि उतरकर पैदल ही चले, जिससे दिन डूबते डूबते गांव पहुंच जाएं। किंतु गुंजा के कारण वो विवश था। बैलगाड़ी कछुए की चाल से धीरे धीरे चूं ची चर्र चर्र करती हुई आगे बढ़ रही थी। गाड़ीवान बैलों को पैना मारता था, किंतु लीकों में धूल हो जाने से चाल तेज नहीं हो पाती थी। पियोराटो को मुड़ने से पहले ही गाड़ी के दाहिने पहिए का धुरा घिसा होने से निकलकर गिर गया। गाड़ी ने खट से पहिया फेंक दिया। गाड़ी दाहिनी ओर ओलरी की। चंदन फट कूद गया और गुंजा की बाह में पकड़कर नीचे खींच लिया। बीच में बैठे हुए बनिए की पीठ में थोड़ी सी चोट आई। बाकी गाड़ीवान और चंदन ने मिलकर गाड़ी उलटने से बचा ली। धुरा ठोंकने और गाड़ी पर सामान ठीक करने में आधा घंटा और लग गया। गाड़ी चलने के पहले चंदन ने पूछा, गाड़ी में बैठने से तो गांव पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, पैदल चलोगी? हाँ हाँ चलो, मैं तो पहले ही कहने वाली थी, लेकिन सोचा। लाओ झोला हमें दो। नहीं नहीं चलो, एक तो तुम लिए ही हो, ऐसी सुकुमार नहीं हूं। बैलगाड़ी की राह छोड़कर नदी के किनारे किनारे आगे आगे चंदन और पीछे पीछे गुंजा चलने लगी। सूरज डूबने वाला था और अभी कोस सवा कोस धरती नापनी थी। अभी कितनी देर लगेगी, गुंजा ने पूछा। कम से कम 1 घंटा, अंजोरिया उग जाएगी। तो थोड़ी चाल बढ़ाओ, गुंजा ने कहा। डर लगता है? हमें डर पर नहीं लगता। अगर तुमको छोड़कर भाग जाऊं तो, चंदन ने कहा। तो मैं अकेली भी बलिहार पहुंच जाऊंगी। अरे बाप रे, तुम लड़की हो या लड़का? दोनों। तो चलो हमारी चाल से। और चंदन बेहद तेज चलने लगा। 2-3 मिनट तो गुंजा साथ देती रही, फिर चुपचाप राह पर ही बैठ गई। चंदन उसी रफ्तार में चला जा रहा था। लगभग 100 गज निकल जाने पर मुड़कर देखा तो गुंजा उसकी ओर पीठ किए हुए चुपचाप डरार पर बैठी थी। जय सिया राम, ए लड़का, बैठ क्यों गए? चंदन वहीं से चिल्लाया। गुंजा वैसी ही बैठी रही। 2-3 बार चंदन ने फिर आवाजें लगाईं, लेकिन गुंजा टस से मस न हुई। हार कर चंदन वापस लौटा और पास जाकर बोला, बस। हार जाने की खींच में गुंजा उठकर बोली, जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती। अच्छा उठो उठो।
पहले ही थका दोगे तो बाकी राह कैसे चलूंगी? अब तेज नहीं चलूंगा, आगे आगे तुम ही चलो, कहते हुए चंदन ने गुंजा का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। तब वो उठी और आगे आगे चलने लगी। सूरज डूब गया, चांदनी की आभा छा गई। चंदन और गुंजा हरी धूप से भरी हुई करैल माटी की कड़ी चौड़ी धवरी में चलने लगे थे। बलिहार अभी लगभग 1.5 मील था। सप्तमी की चांदनी छवरी के दोनों ओर जौ गेहूं के पके खेतों पर पूरी तरह छा गई थी। शांत स्थिर वातावरण में हल्के हवा के झोंके खेतों में खड़े अनाज के पके डंठलों को लहराकर खनखना देते थे। दूर तक फैले हुए करैल माटी के खेतों में बराबर ऊंचाई तक उगी हुई फसलों पर यदि थाली सरका दी जाए तो कुछ दूर तक बिना गिरे बालियों पर फिसलती चली जाए। ऐसे थे दूर तक फैले हुए पक चले अनाज के लहराते भरे खेत, जिनमें जहां तहां खड़े छोटे छोटे बबूल के पेड़ पहरेदारों की तरह लगते थे। गुंजा, थकन तो नहीं आई? आई भी तो क्या करोगे? थोड़ी देर सुस्ता लेंगे। बैठेंगे तो उठने का मन ना होगा चंदन, ऐसी अंजोरियां में बैठने को मन नहीं करता है। अगर तुम थक गए हो तो बैठ के सुस्ता लो। चंदन जोर से हंस पड़ा। इतना चलना तो मेरे लिए रोज के जलपान के बराबर भी नहीं है। कन्या जब ब्याह के जाती है तो ससुराल पहुंचने पर डोरी में से उतर के आंगन तक डोरी में ही देख पड़ने लगती है। संग में दूल्हा भी तो होता है, गुंजा ने धीरे से कहा। लेकिन इस समय तो पैदल हो। तुम कौन पालकी में सवार हो? क्या मैं तुम्हारा? ए चंदन! हवा का एक झोंका आया और सारी सरेह को लहरा गया। चंदन, मुझे प्यास लगी है। चलते चलते चंदन रुक गया। प्यास लगी है? और उसने गुंजा के चेहरे पर देखा। कनपट्टी से पसीने की लकीर चिपक कर बहक आई थी। आंचल पीछे सरक कर जूड़े में अटका हुआ था। संवारे हुए घने काले बालों के बीच में झलकती हुई लंबी मांग चंदन देखता ही रह गया। क्या देखते हो? देखता हूं मैं तुमसे कितना ऊंचा हूं, नाप लो, कहती हुई गुंजा चंदन की बगल में सट गई और अपने सर पर हाथ रखकर चंदन का कंधा छूती हुई बोली, तुम्हारे कंधे से जरा भी बड़ी हूं। चलो आगे पाकड़ वाले इनार पर ढेकुर लगी है, पानी पियेंगे, वहां से छन भर में गांव। आगे छवरी की बगल में एक कुआं था और उसकी बगल में एक पाकड़ था पुराना घना पेड़ का। धूप के दिनों में राही उसके नीचे विश्राम करते थे। कुएं की जगत लगभग कंधे भर ऊंची थी। गुंजा जगत पर चढ़ गई। चंदन ने पानी खींचा, गुंजा को पिलाया, फिर गुंजा ने चंदन को पिलाया। पानी पीकर तृप्त हो आंचल से मुंह पोंछती सामने खेतों की ओर देखती हुई गुंजा बोली, चंदन, अंजोरिया में ये सरेह कैसी लगती है? चंदन गुंजा की बगल में खड़ा हो बोला, तुम ही बताओ। जैसे बेहुता कन्या पियरी ओढ़े हो। कन्या बनने का मन होता है? चंदन ने हंसते हुए पूछा। बक। पीछे से गुंजा के दोनों कांधों पर आगे की ओर ठेलते हुए चंदन बोला, तो चलो नीचे उतरो। दोनों ठेले हाथों में लेकर आगे गुंजा और गुंजा के दोनों कंधों पर हाथ रखे चंदन उतरा। 10 कदम चलने के बाद चंदन ने गुंजा से एक थैला ले लिया। थोड़ी दूर चलकर गुंजा बोली, जब तुम पहली बार हमारे गांव आए थे तो तुम्हारी नाव पानी में किसने बहा दी थी जाना? किसी चुड़ैल ने ठेल दी होगी। मैं चुड़ैल हूं? चलते चलते गुंजा रुक गई। अरे तो तुमने बहाई थी? और क्या, मैंने भी दशरथ से कहा था कि बहाने वाली जरूर कोई लुत्ती होगी। चौबे छपरा की लड़कियां, बाप रे। चंदन ने गुंजा की ओर देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर तक उस सूने ताल की चांदनी में दोनों जैसे डूब गए। पैरों तले छवरी की हरी हरी कोमल धूप थी। आंखों के आगे देह मन को बांधने वाली सुखद शीतल चांदनी थी। चंदन और गुंजा अगल बगल चलते हुए कभी सामने कभी दाएं बाएं
कभी एक दूसरे को देखते हुए बड़ी देर तक चुपचाप चलते रहे। चंदन, एकाएक गुंजा बोली, क्या है? हमारा मन उदासेगा तो हमें कुछ दिन को चौबे छपरा पहुंचा दोगे ना? ससुराल में किसी का मन उदासता है? बक, हर घड़ी फक्कड़ की तरह बोलते हो। देखो, ठीक से बोलो। हमारे रहते तुम्हारा मन उदास जाएगा। तुम हमारे हो कौन? गुंजा धीमे से बोली। मैं? मुझसे पूछती हो? अच्छा, तुम ही बताओ। अगर इस समय कोई तीसरा आदमी तुमसे आकर पूछे कि मैं कौन हूं, तो तुम क्या बताओगी? मैं? मुझसे पूछते हो? गुंजा भी वैसे ही चिन्हा के बोली। हाँ, तुमसे ही पूछता हूँ। गुंजा रुक गई तो चंदन ने फिर पूछा, बोलो, बताती क्यों नहीं? यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, ये कैसे जानती हो? कहो तो अभी ताली बजाकर बुला दूं। किसको? आगे जो छवरी के किनारे वो बबूल का पेड़ देखती हो, उसी पर से एक आदमी को बुला दूंगा। चलो, पास तो पहुंचो। उस पर कौन आदमी है? भूत। भूत? अरे बाप रे! गुंजा ने डरकर चंदन को कसकर पकड़ लिया। चंदन का आगे बढ़ना कठिन हो गया। बड़ी देर तक चंदन ने समझाया कि आगे चलो, भूत वहां नहीं है, मैं तो हंसी करता था। तब कहीं गुंजा ने उसे छोड़ा, लेकिन जब तक आगे वाला बबूल का पेड़ बीत ना गया, वो चंदन से एकदम सटकर चलती रही। बलिहार पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे। राह में आगे काका मिल गए। घर से खाकर खंड जा रहे थे। बड़ी देर कर दी, सवेरे आते, रात में क्यों आए? जाओ, घर जाओ। घर में घुसे तो आंगन में रूपा ओंकार को खाना खिला रही थी। अरे गुंजा! झुककर गुंजा ने बहन बहनोई दोनों के पांव छुए। रूपा ने छोटी बहन को अखबार में भर लिया। रात में बड़ी देर तक गुंजा से रूपा बतियाती रही। गांव भर का समाचार पूछ गई और सवेरे मकान का एक एक कोना उसने गुंजा को दिखा दिया। गोईठा, लकड़ी से लेकर तेल, नून, आटा, दाल के बर्तन तक गुंजा ने अपने हाथ से टोटो कर देख लिए। काका, पहुना, चंदन के खाने की बेला पूछ ली। चौका बासन, रसोई पानी, कूटने पीसने का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। रूपा छोटी बहन की पीठ पर रहती, यद्यपि गुंजा उसे कोई भी काम करने न देती। सवेरे मर्दों को खिला पिला, चौका बर्तन कर जाते पर पीसने बैठ जाती। पड़ोस की लड़कियों से मेल इतना बड़ा कि जाते पर गुंजा के संग पीसने समय गीत गाने को वे ललच जाती। एक तो गुंजा का कंठ सुरीला था, गीत भी उसे बहुत से याद थे। सो दोपहर में पड़ोस की लड़कियां जात वाले ओसारे में अपने आप ही जुट जाती। घर में काम न रहने पर अक्सर उसे अपने घर खींच ले जाती। झूमर, कजरी, ब्याह, माड़ो, संझा, प्रभाती, जब जो मन में आया गुंजा के कंठ से फूट पड़ते। अड़ोस पड़ोस के घरों में देखते ही देखते नेह छो इतना बढ़ गया कि गुंजा जैसे एकदम से बलिहार की बेटी हो गई। और रूपा घर की सारी गृहस्थी छोड़कर निश्चिंत हो ऊपर का इंतजाम देखने लगी। खेत पक गए थे, कटिया शुरू हो गई थी। बलिहार की कटाई की मूठ और पंखा ज्वार भर में प्रसिद्ध थे। अन्य गांवों में कटाई 10 बोझ में 1 बोझ मिलती थी। बलिहार में 10 पंजे में 1 पंजा मिलता था, जो बांधने पर लगभग 1.5 बोझ होता था। इसी कारण 10-10, 15-15 कोस के बनिहार फागुन से कटाई समाप्त होने तक झुंड के झुंड बलिहार में आकर टिक जाते थे। उनके आने से गांव में रौनक और चहल पहल हो जाती थी। दिन रात खेतों की कटाई और बोझों की खलिहान में ढुआई लगी रहती थी। खेत पके नहीं कि लोग काटकर खलिहान में टलियाने लगते, नहीं तो फगुनाहट के झोंके डालों को झकझोर कर बालियों से दानों को खेत में ही छिटका देते। जौ, गेहूं की खड़ी बालें टूट टूट कर खेतों में गिर जाती और चूहे अपने बिलों में भरने लगते। ओंकार और चंदन भी अपने खेतों की कटाई में लगे थे। 15-15 बनिहार एक कतार में खेत काटने लगते। ओंकार बनिहारों के साथ कटाई और बोझे बंजवाने में रहता।
चंदन उनके साथ खेत से खलिहान तक दौड़ता। काका बैलों की सानी पानी और खलिहान देखते। गुंजा और गर्भवती बहन गृहस्थी में रंग गईं। परिवार का जीवन सुचारू रूप से तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। फागुन की पूर्णिमा, धप धप सफेद रात, खेतों से खलिहान तक बोझों की ढुआई का तांता लगा हुआ था। रात के 12 बजे होली जलने वाली थी। रात को ही खाना खिलाते समय रूपा ने ओंकार और चंदन के पैरों से उपटन लगवाकर छिल्ली छुड़ाने जाने को कह दिया था। घुटने के नीचे से पूरा पैर, नहीं तो सबके अंगूठे की झिल्ली छुड़ाकर होली में डाल दी जाती थी। विश्वास था अगले साल की सारी तकलीफें आग में जल जाती थीं। कटाई में इतनी भीड़ थी कि चंदन और ओंकार घर आना भूल गए। 12 बजे होली जलने वाली थी। रात के 11 बज गए। गांव में बड़ी चहल पहल थी। जलाकर भूंजने के लिए लड़के कुल्लुकाड़ बना रहे थे। रूपा ने गुंजा को भेजा। गुंजा खलिहान से ओंकार और चंदन को बुला लाई। पीतल की बड़ी कटोरी में सरसों का उपटन गुंजा ने साँझ को ही पीस कर रख लिया था। आंगन में गुंजा ने खटिया डाल दी। ओंकार आगे आया। ऊपर नीचे धरती पर बैठे उसके पैरों में उपटन लगाने लगी। एक पैर में रूपा, दूसरे में गुंजा लगाने बैठी तो ओंकार ने हंसते हुए गुंजा को टोक दिया, तुम चंदन को लगाना। ए पहुना, हंसी करोगे तो मैं घर से भाग जाऊंगी। अरे इसमें हंसी की क्या बात है, आखिर उसको कौन लगाएगा, वो क्या हमारे बकरा पड़े हैं। गुंजा बैठी हुई ही बोली, अगर पड़ जाए तो। मैं आ गई तो बैद जी का खानदान ही तुम्हारे घर आ जाएगा। रूपा बीच में ही बोल पड़ी, नहीं नहीं, ये तो रानी जी रजवाड़े जाएंगी। ओंकार ने मुंह बनाकर कहा, राजा रजवाड़ा ना सही, लेकिन तुम्हारे जैसे खेतीहार झंखाड़ के घर हमारी सुकुमारी बहन नहीं जाएगी। खाएंगे गेहूं, नहीं तो रहेंगे एहूं, समझे। भले दिया रही वे कुवारी हो, हमारी बहन जाएगी कलकतिहा कमासुत मर्द के घर। तभी चंदन ने आंगन में प्रवेश किया। ओंकार के पैरों की छिल्ली छूट गई थी। वो उठकर जाने लगा और चंदन को कहा गया कि कागज में लपेटकर छिल्ली और काका के लिए अलग से थोड़ा उपटन लेता जाएगा। भाई के चले जाने पर चंदन उसी खाट पर बैठ गया। लगा दे गुंजा चंदन के उपटन, मुझसे बैठा नहीं जाता। कटोरी लेकर गुंजा ने चंदन के पैर पकड़ने को हाथ बढ़ाए तो उसने दोनों पैर मोड़कर ऊपर कर लिए। ये क्या, रूपा ने पूछा, तुम क्यों नहीं लगाती हो। गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन ने भौजाई से कहा, कमर दुख गई है, हमसे बैठा नहीं जाता, तनिक सर को मुझे जरा उठंगने दो। कहती हुई रूपा उसी खाट पर दूसरी ओर मुंह करके करवट लेट गई। ऐसे रूखर हाथों से कौन उपटन लगवाएगा। एक तो ऐसे ही खेतों में आजकल खूंटा खांटी गड़ती रहती है, ऊपर से गोड़ कौन छिलवाए। गोड़ तो हैं जैसे खरहरा, रगड़ जाएं तो दूसरे की देह छिला जाएं, लेकिन नखरा है राजकुमारों की तरह। जाओ ले आओ लल्लू की तरह हाथों वाली, उसी से लगवाओ उपटन। उपटन की कटोरी पट से पटक कर गुंजा अलग बैठ गई। चंदन हंसते हुए गुंजा को अपने पैरों की तरफ आकर झिल्ली झुड़ाने के लिए उंगली से इशारे करने लगा। इसके आ जाने से बबुआ अगरा गए हो, नहीं तो दोनों जून चूल्हा फूंकना पड़ता, तब आंखें खुलती। रूपा लेटी हुई ही बोली, लगा दे गुंजा, इस बम्मड़ आदमी की बात क्या धरती है। गुंजा दोनों हाथों से चंदन के पैर में घुटने से नीचे उपटन लगाने लगी। उपटन सुखाने के लिए जब वो पैर पर हाथ रगड़ती तो चंदन के पैर के बालों को रह रह कर खींच देती। चंदन 1-2 बार सीसी करके रह गया, लेकिन बाद में रूपा से शिकायत की, देख लो बहू जी। क्या है, हम क्या करें, बाल सट जाते हैं तो। गुंजा बोली, सट जाते हैं, लासा हैं क्या। चंदन बोला, तो लो अपने से रगड़ के छुड़ा लो। गुंजा पीछे सरक गई। भौजी छुड़ा दे गुंजा, देर हो रही है। रूपा बोली। झिल्ली छुड़ाकर गुंजा एक कागज में बटोरकर चंदन के हाथ में थमाकर उठने लगी तो कटोरी में से थोड़ा सा उपटन निकालकर चंदन के गालों में लगा दिया। मिलान करो इस रूखर हाथ से कि कौन ज्यादा चिकना है।
फुर्ती से कटोरी में से उपटन निकालकर चंदन ने लपक कर गुंजा का जूड़ा पकड़ लिया और उसके पूरे मुंह भर में अच्छी तरह उपटन पोत दिया। बहिना, रूपा उठ बैठी। ये क्या रे? देख लो अपनी देवर की करनी। तुम भी देख लो अपनी बहन की करनी। चंदन ने उपटन पुता हुआ अपना दाहिना गाल भौजाई के आगे कर दिया। रूपा हंसने लगी। आज ही फगुआ शुरू हो गया, अभी होली भी नहीं चली। रूपा देवर के गालों का उपटन अपने हाथ से छुड़ाने लगी। उधर गुंजा भी वहीं बैठकर दोनों हाथों से अपने मुंह का उपटन रगड़ रगड़ कर छुड़ाने लगी। चंदन का मुंह जब साफ हो गया तो वो गुंजा से बोला, कल बताऊंगा कि बलिहार का फगुआ कैसा होता है। उत्तर में गुंजा ने बहन से छिपकर चंदन को अंगूठा दिखाया। रात आधी बीती। पश्चिम की बारी में गांव जुट गया। होली की पूजा हुई, आग लगी। देखते देखते लपटें चिटक चिटक कर आसमान छूने लगीं। लुकाड़ जला जला कर लड़के भांचने लगे। गांव के बड़े बूढ़े इस ताक में थे कि लड़के दूसरे गांव के सिवान में बुझती हुई लुकाड़ें न फेंकें। अरे नहीं, अब नहीं पड़